नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। दुनिया भर में शांति का ढिंडोरा पीटने वाला और खुद को ग्लोबल पुलिसमैन समझने वाला अमेरिका एक बार फिर खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाली कहावत को चीरफाड़ कर चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हजारों सैनिकों और बेगुनाह आम नागरिकों की लाशें बिछ चुकी हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। लेकिन महाशक्ति होने का दम भरने वाले वॉशिंगटन के पास इस तबाही को रोकने का कोई ठोस प्लान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही बड़े बड़े दावे किए थे और पिछले साल अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ गुपचुप मुलाकात कर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की थी कि वो चुटकियों में युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन ट्रंप की कूटनीति पूरी तरीके से बेकार साबित हुई और अब जब यूक्रेन में उनकी दाल नहीं गली तो 2026 की शुरुआत से ही अमेरिका ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए अपना पूरा फोकस मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया, जहां वह अब ईरान के संकट को शांत कराने का नया नाटक कर रहा है। यूक्रेन को मोहरा बनाकर युद्ध की आग में झोंकने वाला अमेरिका अब मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है, जिसके बाद अब यूरोप को समझ आ गया है कि पराये भरोसे रहने वालों को हमेशा धोखा ही मिलता है। यही वजह है कि अब यूरोप खुद आगे आकर इस अंतहीन जंग को खत्म करवाने की जद्दोजहद में जुट गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को लंदन में एक बेहद अहम आपातकालीन बैठक की। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद इन नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर दुनिया को संदेश दिया है कि अब वो अमेरिका की बेसाखियों के सहारे नहीं बैठने वाले हैं। इस संयुक्त बयान में रूस और यूक्रेन के बीच सीधे संवाद और तत्काल युद्ध विराम की पुरजोर वो बात की गई है। साथ ही एक ऐसा 5 सूत्रीय फॉर्मूला सामने रखा गया है जो उस क्षेत्र में स्थायी शांति का रास्ता साफ कर सकता है। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वॉशिंगटन को आईना दिखाते हुए पहले भी साफ शब्दों में कहा था कि यूक्रेन के इस विनाशकारी युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा योगदान यूरोप का ही रहा है। इसलिए शांति की मेज पर अमेरिका के बजाय यूरोप का ही जो अगुवा होना वो चाहिए। बता दें, पिछले कई महीनों से अमेरिका पीठ पीछे रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का ढोंग रच रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि महाशक्ति का ये खोखला प्रभाव रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने पूरी तरीके से बेअसर साबित हुआ और पुतिन ने बार बार युद्ध विराम लागू करने की अमेरिकी मांग को ठेंगा दिखा दिया। अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी हाल ही में पुतिन के नाम एक खुला पत्र लिखकर सीधे आमने सामने की बातचीत का आमंत्रण दिया था। लेकिन क्रेमलिन ने यूक्रेन की उस भावुक पहल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी कि यूक्रेन ने उसमें बड़ी ही अजीब भाषा लिखी थी। अब जेलेंस्की वो खुलकर मान चुके हैं कि सिर्फ उस झूठी उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता कि अमेरिका फिर से पूरी ताकत के साथ उस युद्ध पर ध्यान देगा। इसलिए अब यूरोप ने खुद कमान संभालने का फैसला किया। बता दें, लंदन की इस ऐतिहासिक बैठक से जो 5 कड़े नियम निकलकर सामने आए हैं वो रूस के लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, क्योंकि यूरोपीय नेताओं ने साफ कर दिया है कि स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के लिए इन शर्तों पर कोई समझौता नहीं होगा। पहली और सबसे बुनियादी शर्त ये रखी गई है कि रूस को बिना किसी बेवकूफी के तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम स्वीकार करना होगा ताकि बेगुनाहों का खून बहना बंद हो सके। दूसरी शर्त के मुताबिक शांति वार्ता किसी पुरानी सीमा पर नहीं बल्कि मौजूदा युद्ध रेखा से शुरू की जाएगी, यानी जहां दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त मौजूद है वहीं से बातचीत की मेज सजेगी। तीसरी शर्त के तहत युद्ध विराम लागू होने के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए उसे मजबूत और कानूनी सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, जिसमें जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी के लिए बहुराष्ट्रीय शांति सेना बल तैनात करने की बात भी मजबूती से कही गई है। यूरोपीय देशों ने रूस की दुखती रग पर हाथ रखते हुए चौथी शर्त यह रखी है कि मॉस्को को युद्ध से हुए हर एक नुकसान की पूरी भरपाई और मुआवजा देना होगा और जब तक पुतिन ऐसा नहीं करते तब तक पश्चिमी देशों में फ्रीज की गई रूस की अरबों डॉलर की संपत्तियां बिल्कुल भी बहाल नहीं की जाएंगी। 5वीं और अंतिम शर्त सीधे तौर पर यूरोपीय संप्रभुता से जुड़ी है।
जिसमें साफ कहा गया है कि किसी भी शांति समझौते में पूरे यूरोप की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यूरोपीय संघ तथा नेटो से जुड़े तमाम फैसले केवल इन देशों को सामूहिक मंजूरी से ही तय किए जाएंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की का मानना है कि इस समय आग को रोकने का सबसे तेज और व्यावहारिक रास्ता यही है कि मौजूदा मोर्चे को वही फ्रीज कर दिया जाए और फिर कूटनीति के जरिए आगे बढ़ाया जाए। जेलेंस्की ने भारी मन से कहा है कि वो इस युद्ध का ऐसा मुकम्मल अंत चाहते हैं ताकि ये तबाही भविष्य में कभी दोबारा लौट कर ना आए और इसके लिए यूरोप का बातचीत की मेज पर होना लाजमी है क्योंकि उनके पास जमीनी हालात को प्रभावित करने की वास्तविक ताकत है। तो एक तरफ जहां यूरोप इस कूटनीतिक चक्रव्यूह को सुलझाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक राजनीति के मंच पर एक और नया समीकरण जन्म ले रहा है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग पूरे 7 साल के लंबे अंतराल के बाद अचानक उत्तर कोरिया के ऐतिहासिक दौरे पर प्योंगयांग पहुंचे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। साल 2019 के बाद चीनी राष्ट्रपति का ये पहला उत्तर कोरिया दौरा है और क्योंकि शी जिनपिंग इन दिनों अपनी विदेश यात्राओं में बेहद कटौती कर रहे हैं, ऐसे में उनका खुद चलकर प्योंगयांग जाना ये साफ संकेत देता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। विशेषज्ञों की माने तो इस बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण यात्रा की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि इन दोनों ही देशों का वो सदाबहार दोस्ताना है जो इस समय पूरी दुनिया की आंख की किरकिरी बना हुआ है। दरअसल जब साल 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी तब उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में हथियार, अत्याधुनिक गोला बारूद और अपने लड़ाके सौंप दिए थे। इसके बदले में आर्थिक तंगी से जूझ रहे उत्तर कोरिया को रूस ने न केवल अरबों डॉलर की नगद मदद मिली बल्कि मिसाइलों और हथियारों की वो एडवांस तकनीक भी हाथ लग गई जिसके लिए वो तरस रहा था। अब इस नए गठजोड़ से पहले चीन ही उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा जो है वो साहो सलाहकार, आर्थिक मददगार और रणनीतिक साझेदार हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने पूरे क्षेत्र की सूरत बदल दी है। अब रूस बड़ी तेजी से उत्तर कोरिया के भूमिका में आ गया है, बड़े हथियार दे रहा है उससे, जिससे चीन को अपनी बादशाहत खतरे में नजर आने लगी है। और यही वजह है कि जिनपिंग इस दौरे के जरिए किम जोंग उन को ये याद दिलाने पहुंचे हैं कि उनकी असली और पारंपरिक दोस्ती आज भी बीजिंग के साथ ही सुरक्षित है। अपनी इस रणनीतिक यात्रा के दौरान जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के जो लोग हैं उनको भी काफी कुछ अच्छा कहा है क्योंकि जिनपिंग को अपनी साख बचानी है। जिनपिंग ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच खून से बनी ये दोस्ती समय की हर कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। चीनी राष्ट्रपति अब उत्तर कोरिया के साथ पार्टी, सरकार और सेना के स्तर पर संपर्क को कई गुना बढ़ाने की बात कर रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि चीन अब उत्तर कोरिया को और ज्यादा आर्थिक खैरात देकर वहां बढ़ते रूसी प्रभाव को हर हाल में कम करना चाहता है। उत्तर कोरिया की कमजोर अर्थव्यवस्था हमेशा से चीन के टुकड़ों पर निर्भर रही है और चीन इस मजबूरी का फायदा उठाकर इस निर्भरता को हमेशा बनाए रखना चाहता है। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से जिनपिंग ने अपने बेहद सीमित और चुनिंदा विदेश दौरों की लिस्ट में उत्तर कोरिया की इस यात्रा को सबसे ऊपर जगह दी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बीजिंग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नए युग में ले जाने का एक शानदार मौका है। गौरतलब है कि इस साल चीन और उत्तर कोरिया के बीच मित्रता, सहयोग और आपसी सहायता संधि की 65वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो कि चीन का दुनिया के किसी भी देश के साथ एकमात्र और बेहद औपचारिक रक्षा समझौता है। हालांकि किम जोंग उन ने जून 2024 में रूस के साथ भी ठीक इसी तरीके की एक समान सुरक्षा संधि पर दस्तखत कर दिए थे, जिसने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी, क्योंकि इससे उत्तर कोरिया की चीन पर से निर्भरता आधी रह गई है। रक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती ये दोस्ती और सुरक्षा संबंध चीन को अंदर ही अंदर पूरी तरह डरा रहे हैं, क्योंकि उसके खुद के बॉर्डर पर भू राजनीतिक जोखिम और अस्थिरता का खतरा कई गुना बढ़ गया है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए चीन और रूस दोनों ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि वो उत्तर कोरिया को कूटनीतिक अलगाव, आर्थिक प्रतिबंधों और पश्चिमी देशों के सैन्य दबाव से बचाने की पूरी तरीके से पक्ष में है और कोरियाई प्रदीप के मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जिनपिंग अपनी 2019 की यात्रा को याद करते हुए भले ही कहे कि उन्हें उत्तर कोरिया में हमेशा परिवार जैसा घनिष्ठ संबंध महसूस हुआ है, पर इस बार उनकी इस यात्रा का असली और छुपा हुआ मकसद रूसी राष्ट्रपति पुतिन की उत्तर कोरियाई दौड़ पर लगाम लगाना ही है।
इस पूरे दौरे का एक और सबसे संवेदनशील पहलू उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम भी है, जिसे किम जोंग उन जो है वो रोकना नहीं चाहते हैं। हाल ही में तानाशाह किम जोंग उन ने अपने नए यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर का दौरा किया था और उनकी शक्तिशाली बहन किम यो जोंग ने अमेरिका की परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग को पुरानी और व्यावहारिक रूप से बकवास करार देते हुए साफ कह दिया था कि वो अपने परमाणु हथियार कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चीन इस बात को लेकर भी बेहद संदिग्ध है और कि अगर उत्तर कोरिया को रूस से और ज्यादा घातक और एडवांस मिसाइल या परमाणु तकनीक मिल गई तो प्योंगयांग का ये जिन्न पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाएगा। उत्तर कोरिया का हद से ज्यादा मजबूत होना कोरियाई प्रदीप के पूरे शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है, जो खुद चीन के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा। क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो चीन, उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ती ये नजदीकियां कहने को तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी सरदर्दी है। और हाल ही में बीजिंग में जिनपिंग और किम और पुतिन की जुगलबंदी वाली तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी बनी थी। चीन दुनिया के सामने इस त्रिकोण को मजबूत दिखाकर अमेरिका को डराना तो चाहता है, लेकिन वो ये कतई नहीं चाहता कि उसका पालतू उत्तर कोरिया पूरी तरीके से रूस की गोदी में जाकर बैठ जाए। उधर पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया भी टकटकी लगाए उम्मीद कर रहा है कि जिनपिंग प्योंगयांग जाकर सन की तानाशाह किम जोंग उन पर कुछ लगभग या फिर कुछ लगाम जरूर कसेंगे। कुल मिलाकर जिनपिंग का ये उत्तर कोरिया दौरा चीन की 3 सबसे बड़ी और मुख्य चिंताओं को पूरी तरह उजागर करता है। पहला, अपने आंगन में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना। दूसरा, उत्तर कोरिया के खतरनाक होते परमाणु कार्यक्रम पर पैनी नजर रखना। और तीसरा, पूर्वी एशिया के इस पूरे इलाके में अपना रणनीतिक और राजनीतिक कंट्रोल हर हाल में बरकरार रखना। ये यात्रा केवल 2 पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का कोई सामान्य जरिया नहीं है, बल्कि बदलती हुई वैश्विक कूटनीति के शतरंज पर चीन द्वारा चला गया एक ऐसा शहमात का मोहरा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलकर रख देगा। तो महाशक्तियों की इस नुरा कुश्ती में मोहरा बने यूक्रेन की हालत अब बेकार हो गई है, क्योंकि जिस अमेरिका ने उसे नेटो की सदस्यता का लॉलीपॉप देकर रूस से भिड़ाया था, वही वॉशिंगटन आज गिरगिट की तरह रंग बदलकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुका है। यूक्रेन के डगमगाते हौसलों को देखकर अब यूरोपीय यूनियन के बाकी देश की सांसें भी अटकने लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पुतिन के कदम यूक्रेन में नहीं रुके तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। यही वजह है कि लंदन की इस गुप्त और आपातकालीन बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अपने सारे पुराने मतभेदों को भूलकर एक सुर में रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। यूरोप के ये दिग्गज अब ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अमेरिका सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना जानता है, और जब बात जमीनी स्तर पर जान माल की हिफाजत की आती है तो वो 9-2-11 होने में देर नहीं लगाता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन की सत्ता में लौटते ही दुनिया भर में शांति का मसीहा बनने का जो ढोंग रचा था, उसकी कलाई अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। अब तक यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी हथियार कंपनियों की जेबें गर्म होती रही, तब तक वॉशिंगटन ने आग में घी डालने का काम बखूबी किया। लेकिन जैसे ही रूस के कड़े रुख के सामने उनकी कूटनीति की हवा निकली, ट्रंप ने बड़ी चालाकी से अपना पाला बदल लिया। अब अमेरिका का पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ केंद्रित हो चुका है, जहां वो एक बार फिर मध्यस्थ बनने का नया शिकूफा छोड़ रहा है, और ताकि दुनिया का ध्यान उनकी यूक्रेन वाली नाकामी से हट सके। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की दोस्ती केवल अपने स्वार्थ तक सीमित है, और ये किसी भी देश को संकट के मझधार में छोड़कर अपना पल्ला झाड़ने में माहिर है। तो लंदन में जो 5 शर्तें तय की गई हैं, वो असल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना उनके लिए आसान नहीं होगा। यूरोपीय नेताओं ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का मतलब ये कतई नहीं है कि रूस यूक्रेन की जीती हुई जमीन पर स्थायी कब्जा जमाकर बैठ जाए, बल्कि इसके बाद ही असली कूटनीतिक रसाकशी शुरू होगी। इस बार यूरोप ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है यूक्रेन के लिए बहुराष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती की मांग, जो सीधे तौर पर मॉस्को की नाक के नीचे पश्चिमी देशों की सैन्य मौजूदगी को दर्ज कराने की एक सोची समझी कोशिश है। पुतिन भी इस चाल को बखूबी समझ रहे हैं, इसलिए क्रेमलिन ने इस शांति प्रस्ताव को पूरी तरीके से तवज्जो न देते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अपनी सेनाओं को मोर्चों पर डटे रहने का हुक्म जारी रखा। इस पूरे महासंग्राम में यूक्रेन की संपत्तियों को फ्रीज रखने का जो फैसला यूरोप ने लिया है, वो रूस के आर्थिक तंत्र पर एक बड़ा और सीधा प्रहार है।
यूरोपीय नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, जब तक रूस यूक्रेन के मलबे में तब्दील हो चुके शहरों को पुनर्निर्माण का एक पैसा नहीं चुकाता, तब तक उसकी अंतरराष्ट्रीय बैंकों में जमा अरबों की पूंजी पर पश्चिमी देशों का ताला लटका रहेगा। लेकिन पुतिन भी नहले पर दहला मारना जानते हैं। वो अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से एशिया और चीन की तरफ मोड़ चुके हैं, जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों का असर अब बेअसर साबित होने लगा है। ज़ेलेंस्की भले यूरोप की इस आर्थिक नाकेबंदी को अपनी जीत मान रहे हो, लेकिन धरातल पर रूस को घुटनों पर लाना अब भी एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। दूसरी तरफ आसमान पर चीन और उत्तर कोरिया की ये नई जुगलबंदी वैश्विक राजनीति के समीकरणों को पूरी तरीके से उलट-पुलट करने का दम रखती है। जिनपिंग का 7 साल बाद प्योंगयांग की धरती पर कदम रखना केवल एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ संदेश देने की बीजिंग की एक बड़ी चाल है। चीन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उसका जो छोटा पड़ोसी कल तक उसके इशारों पर नाचता था, वो आज यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस का सबसे करीबी और वफादार बेस्ट फ्रेंड बन बैठा है। जिनपिंग किम जोंग उन के दरबार में अपनी पुरानी हैसियत और चौधराहट को दोबारा कायम करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए चीन हमेशा से कुख्यात रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी हाल के दिनों में अपनी बिसात बहुत चालाकी से बिछाई है। वो जानते हैं कि रूस को इस समय हथियारों की सख्त जरूरत है और चीन को अपनी बादशाहत बचाने के लिए प्योंगयांग का साथ चाहिए। ऐसे में उत्तर कोरिया दोनों हाथों में लड्डू खाने की नीति पर चल रहा है। जहां एक तरफ वो रूस से आधुनिक मिसाइल और सैटेलाइट तकनीक बटोर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन से मोटी आर्थिक मदद और अनाज की खेप वसूलने की फिराक में है। प्योंगयांग की इस बढ़ती ताकत ने न केवल अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नींद उड़ाकर रख दी है, बल्कि खुद चीन के भीतर भी एक अनाज और अनजाना सा डर पैदा कर दिया है कि कहीं उसका ये जिन कल को खुद उसी के लिए भस्मासुर न बन जाए। तो जिनपिंग ने किम जोंग उन के जो बयान है उनको लेकर भी काफी कुछ कहा है। किम जोंग उन से ये जो खून की दोस्ती का राग अलापा है, वो असल में रूस और उत्तर कोरिया के बीच जून 2024 में हुई नई सुरक्षा संधि की काट है। चीन ये कतई नहीं चाहता कि उत्तर कोरियाई प्रदीप में रूस का दखल इतना बढ़ जाए कि बीजिंग की अपनी सुरक्षा और रणनीतिक पकड़ ढीली पड़ जाए। इसलिए चीन अब उत्तर कोरिया को पहले से भी ज्यादा आर्थिक और सामरिक प्रोलोभान देने की तैयारी में है, ताकि किम जोंग उन का झुकाव मॉस्को की तरफ जाने से रोका जा सके। ये कूटनीतिक रसाकशी दिखाती है कि कम्युनिस्ट ताकतों के बीच भी अंदर ही अंदर वर्चस्व की एक ऐसी जंग चल रही है जहां कोई किसी का सगा नहीं है। इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील और खतरनाक पहलू उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम है, जो अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। किम जोंग उन की बहन किम योंग ने जिस आक्रामक अंदाज में अमेरिका की परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग को बकवास और पुरानी कहकर खारिज किया है, उसने साफ कर दिया है कि प्योंगयांग अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। चीन भी इस बात से बेहद डरा हुआ है कि अगर उत्तर कोरिया ने रूस की मदद से अपनी परमाणु मिसाइलों को और ज्यादा अचूक बना लिया, तो इस पूरे इलाके का शक्ति संतुलन इस कदर बिगड़ेगा कि बीजिंग के लिए भी उसे संभालना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए जिनपिंग इस यात्रा के जरिए किम जोंग उन की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर एक अदृश्य लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अमेरिकी सहयोगी देश इस समय बेहद सहमे हुए हैं। वो टकटकी लगाए बीजिंग की तरफ देख रहे हैं कि शायद जिनपिंग प्योंगयांग के इस सनकी तानाशाह को काबू में रख सके। लेकिन चीन की अपनी मजबूरियां हैं। वो दुनिया के सामने उत्तर कोरिया, रूस और अपनी इस तिकड़ी को एक मजबूत दीवार की तरह पेश तो करना चाहता है, ताकि अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई जा सके, लेकिन साथ ही वो इस त्रिकोण की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहता है। जिनपिंग की यात्रा साफ तौर पर दर्शाती है कि चीन इस समय एक बेहद नाजुक कूटनीतिक तार पर चल रहा है, जहां एक भी गलत कदम पूरे पूर्वी एशिया को बारूद के ढेर में बदल सकता है। चाहे यूरोप की ये 5 शर्तें वाली शांति की नई मुहिम हो या फिर प्योंगयांग में शी जिनपिंग का ये 6 मात का खेल, वैश्विक राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। अमेरिका की खोखली होती कूटनीति ने दुनिया के अलग अलग कोनों में जो खालीपन पैदा किया है, उसे भरने के लिए अब क्षेत्रीय ताकतें खुद खुलकर मैदान में आ चुकी है। यूक्रेन की धरती से लेकर कोरियाई प्रदीप के बर्फीले मोर्चों तक महाशक्तियों की ये जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर देश अपनी संप्रभुता और वर्चस्व की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है।
तो इस कूटनीतिक दंगल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी एक तीर से कई निशाने साधने की फिराक में है। हालांकि उन्होंने यूरोप के कुछ प्रस्तावों के प्रति हल्की सी नरमी जरूर दिखाई है, लेकिन उनकी ये चुप्पी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी है। पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोपीय देश इस समय आर्थिक मंदी और ऊर्जा संकट की मार झेल रहे हैं, इसलिए वह बातचीत की मेज पर ज्यादा दिनों तक कड़ा रुख अख्तियार नहीं कर पाएंगे। क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को साफ संकेत दे दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही समझौते की मेज पर बैठेंगे, वरना उनकी सेनाएं मोर्चों पर टस से मस नहीं होने वाली। अब देखना यह है कि यूरोप का ये नया कूटनीतिक दबाव पुतिन के इरादों को डिगा पाता है या फिर ये कोशिश भी इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए ये समय करो या मरो जैसा हो चुका है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि वॉशिंगटन के खोखले वादों के भरोसे देश को और ज्यादा दिनों तक तबाही की भट्टी में नहीं झोंका जा सकता। ज़ेलेंस्की का बार बार ये कहना कि हम युद्ध को ऐसे खत्म करना चाहते हैं कि वो दोबारा लौटकर ना आए, उनकी इसी लाचारी और दूरदर्शिता को बयां करता है। वो अब अमेरिका के बजाय यूरोपीय संघ और नेटो देशों की सुरक्षा गारंटी पर दाव लगा रहे हैं, ताकि भविष्य में रूस दोबारा उन पर आंख उठाने की जरूरत ना कर सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश वाकई अमेरिका के बिना यूक्रेन को वो सैन्य और कानूनी सुरक्षा दे पाएंगे जिसकी उम्मीद में ज़ेलेंस्की अपनी आखिरी बाजी खेल रहे हैं? सवाल है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन की इस नई कूटनीतिक पलटी ने दुनिया में तमाम छोटे देशों को एक बड़ा सबक दे दिया है कि अमेरिका पर आंख मूंदकर भरोसा करना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब ट्रंप प्रशासन को लगा कि यूक्रेन युद्ध अब उनकी घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए घाटे का सौदा बन रहा है, तो उन्होंने बड़ी सफाई से गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए मिडिल ईस्ट का रुख कर दिया। ईरान को शांत करने का यह नया अमेरिकी नाटक असल में उनकी इसी पुरानी नीति का हिस्सा है, जहां वो एक जगह आग लगाकर दूसरी जगह दमकल कर्मी बनने का ढोंग रचते हैं। अमेरिका की स्वार्थी कूटनीति ने आज यूरोप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अब वॉशिंगटन की बैसाखियों को हमेशा के लिए छोड़ना ही होगा। तो चीन और उत्तर कोरिया के बीच की ये खून से बनी दोस्ती असल में स्वार्थ और मजबूरियों के धागे में सिली गई एक ऐसी चादर है जिसमें कभी भी दरार आ सकती है। जिनपिंग भले ही प्योंगयांग की सड़कों पर मुस्कुराते हुए किम जोंग उन से हाथ मिला रहे हों, लेकिन उनके दिमाग में लगातार ये बात चल रही है कि उत्तर कोरिया का झुकाव रूस की तरफ बढ़ाना बीजिंग की बादशाहत को सीधे चुनौती है। चीन कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके ही आंगन में पनपने वाला कोई देश उसकी मर्जी के बिना किसी दूसरी महाशक्ति का मोहरा बन जाए। इसलिए जिनपिंग का यह दौरा किम जोंग उनको यह साफ अल्टीमेटम है कि रूसी पर सवार होकर अपनी हदें पार करने की हिमाकत कतई नहीं करे। तानाशाह किम जोंग उन भी कम चालाक नहीं है। वो जानते हैं कि इस समय उनके अंतर्राष्ट्रीय पूछ परख केवल उनके परमाणु हथियारों और रूस के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था सालों से चीन के टुकड़ों पर पल रही है, लेकिन किम जोंग उन ने अब उस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर रूस के साथ एक बराबरी का रणनीतिक रिश्ता बनाना चाहते हैं। रूस से मिल रही नई मिसाइल और यूरेनियम तकनीक ने प्योंगयांग के हौसलों को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है, जिससे तानाशाह की बहन किम यो जोंग अब सीधे अमेरिका को आंखें दिखाने लगी है। उत्तर कोरिया का ये नया और आक्रामक रूप न केवल वॉशिंगटन के लिए सिरदर्दी है, बल्कि खुद चीन के लिए भी सांप के सपोले को दूध पिलाने जैसा साबित हो रहा है। इस पूरे एशियाई त्रिकोण में दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अमेरिकी देश इस समय काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में जी रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका का परमाणु छाता उन्हें उत्तर कोरिया के हमलों से बचाए रखेगा, लेकिन यूक्रेन में वॉशिंगटन की फजीहत देखकर उनके हौसले भी पस्त हो चुके हैं। अब ये देश चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से गुहार लगा रहे हैं कि वो प्योंगयांग के सनकी तानाशाह को किसी भी तरीके से काबू में रखे, ताकि कोरियाई प्रदीप में शांति बनी रहे। लेकिन चीन भला दूसरों की भलाई के लिए अपनी कूटनीतिक चालों को क्यों बदलेगा? वो तो स्थिति का पूरा फायदा उठाकर इस पूरे इलाके में अपनी रणनीतिक चौधराहट को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। तो वैश्विक मंच पर चल रही इस शह मात के खेल ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही, जहां सिर्फ अमेरिका का हुक्म चलता था। यूरोप का रूस के खिलाफ खुद आगे आना और चीन का उत्तर कोरिया को अपनी गोदी में वापस खींचने की ये जद्दोजहद एक नए वैश्विक शीत युद्ध का शंखनाद कर चुकी है। इस नई व्यवस्था में हर महाशक्ति अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और दूसरों के प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
अमेरिका का खोखला होता प्रभाव अब दुनिया भर में नए मोर्चों और नए संघर्षों को जन्म दे रहा है, जहां हर मोहरे की अपनी कीमत है और हर चाल के पीछे एक गहरा कूटनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है। आखिरकार लंदन से लेकर प्योंगयांग तक फैली कूटनीति की बिसात ये साफ बयां करती है कि आने वाले दिन पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बेहद नाजुक होने वाले हैं। एक तरफ जहां यूरोप यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को घेरने के लिए 5 कड़े नियमों का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन पूर्वी एशिया में अपनी सरप्रभुता और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए हर संभव तिगड़म भिड़ा रहा है। इन दोनों ही मोर्चों पर अमेरिका की नाकामी और स्वार्थ पूरी तरीके से उजागर हो चुके हैं, जिससे यह साफ है कि अब दुनिया के फैसले वॉशिंगटन के बंद कमरों में नहीं बल्कि क्षेत्रीय ताकतों के आपसी टकराव और कूटनीति के मैदान में तय होंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।